नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बीच पहाड़ू का राई कुलदीप सिंह रावत जी हमारे बीच है। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका भी जो है। कुलदीप भाई, क्या लगता है कि इतना बड़ा मंच देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने तैयार किया है, जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि आज जो मुकाबला चल रहा है, फाइनल मुकाबला THPL वर्सेस फ्यूचर एकेडमी। फ्यूचर एकेडमी ने पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की और 101 रन बनाए थे 20 ओवर में। क्या लगता है आज कौन जीतेगा? देखिए, जब ये मैच शुरू हुआ था तो दोनों टीमें काफ़ी जोश से मैदान पे उतरी थी, लेकिन जब जो है THPL 101 ही रन बना पाई और उन्हें टारगेट 102 रन का दिया गया था, तो सबको लगा बड़ी आसानी से जो है फ्यूचर क्रिकेट जो ये क्लब है ये आराम से जीत जाएगी इस मैच को। लेकिन अभी मैच इतना रोमांचक इन्होंने कर दिया है कि आखिरी बॉल तक मुझे लगता है कि फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन जीतेगा। तो देखते हैं अभी कौन जीतता है फिलहाल तो फाइनल में। अभी फ्यूचर एकेडमी में अभी मतलब THPL में 3 विकेट बहुत ही जल्दी गंवा दिया है, मात्र 30 रन हुए, अभी 8 ओवर चल रहे हैं। क्या अच्छा, लगता है? THPL पहले खेली थी अब फ्यूचर एकेडमी ने पहले खेला। फ्यूचर एकेडमी में पहले खेला था, तो THPL जो अभी खेल रही है 3 विकेट भी उन्होंने लगभग गंवा दिए हैं। तो मुझे वैसे जो लग रहा है कि फिलहाल तो THPL जीत जाएगी, लेकिन क्रिकेट कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल कहा इसको कहा जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाजी किधर भी पलट सकती है। तो अभी तो फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि THPL जीत जाएगी इस मैच को, अगर 20 ओवर खेलती है तो। लेकिन बाकी देखते हैं, अभी एक और विकेट आप देखिए, मुझे लग रहा है शायद अभी नहीं हुआ, बट लग रहा है कि THPL जीत जाएगी इस मैच को। बिल्कुल। जैसे कि बात करेंगे हम, अब आते हैं उत्तराखंड पे। आप एक बहुत बड़े पत्रकार हो, लगातार उत्तराखंड की आवाज़ मतलब लोगों तक मतलब पहुंचाते हो। क्या लगता है कि उत्तराखंड में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? और जैसे कि आपने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया था अभी हाल ही में, अंकिता भंडारी जो केस हुआ था, उस विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा? देखिए, आपने इस मंच के माध्यम से सवाल उठाया तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात आपने करी कि हर मंच से अगर हम अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ मिलना सिर्फ अब हमें कानून के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने अभी किरण नेगी का मामला देखा होगा कि हाई कोर्ट ने तो फांसी की सज़ा दी और सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया जो दोषी थे। तो ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी फ़िलहाल चल रहा है। दोषी पकड़े गए हैं, पुलिस कस्टडी में है, जो अभी केस चलेगा हाई कोर्ट में। पर मुझे जो लगता है, जो सबूत अभी तक जुटाए गए हैं, जिन आधार पर जांच चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 साल की सज़ा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कुलदीप भाई, उसमें कहा जा रहा है कि जब ये केस हुआ था उस टाइम इस विषय में आप? ये बड़े ही शर्म की बात है। अभी एक श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली में हुआ था, आपने सुना ही होगा, श्रद्धा मर्डर केस। उसमें आप देखिए पुलिस कितना जांच कर रही है, एक एक शरीर का अंग ढूंढ रही है कि कहाँ वो अंग है, क्या है, सब चीज़ मतलब पूरी बढ़िया ढंग से होनी चाहिए, जांच अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यही बात जब अंकिता भंडारी के केस की आती है तो आप देखेंगे एक VIP, आप एक बात बताइए, उस VIP का नाम निकालना क्या इतना कठिन हो गया? हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं, जिनकी जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, सीना ठोक के कहती है कि हमारी जांच एजेंसियां अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया इनपुट्स देती है, क्या एक VIP का नाम निकालना टफ पड़ रहा है? आप फ़ोन कॉल से जो है, जो पुलकित आ रहे हैं उसके फ़ोन डिटेल से जो है VIP का नाम निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब जो है उस VIP को बचाने की चाल चल रही है। और निश्चित तौर पर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि VIP कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए ये चाल चली जा रही है। कुलदीप भाई, एक बात मेरे को आपकी बहुत अच्छी रहेगी कि आपने जो पीड़ित परिवार था उनके लिए धनराशि एकत्रित करने की कोशिश की थी। हालांकि जितना भी आपने प्रयास किया वो बहुत ही बढ़िया रहता है। उस विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आगे के लिए थोड़ा सा आपके कुछ मोटिवेशन करने का कुछ कहेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कन्हैया लाल का जब केस आया था, आपने सुना होगा, राजस्थान में कन्हैया लाल का केस हुआ था। एक अंकिता जो शायद छत्तीसगढ़ में उसका मर्डर हुआ था, वहाँ पर कहीं भी न छत्तीसगढ़ वालों ने न राजस्थान वालों ने किसी ने भी उनके घर में जाके वीडियो नहीं बनाई कि क्या आपको पैसों की ज़रूरत है। और उनके लिए कई लोगों ने पैसे जमा, किसी ने करोड़ों रुपए जमा करे, किसी ने लाखों रुपए जमा करे, लेकिन न छत्तीसगढ़ वालों ने ये बात उठाई, न राजस्थान वालों। लेकिन हमारे उत्तराखंड वालों ने ज़रूर उनके घर में जाके, जो पीड़ित माँ बाप है उनको बार बार फोर्स कर करके, उनके मुंह के आगे कैमरा लगा लगा के
आप खुद बताइए, जिसकी बेटी का इतना बेरहमी से कत्ल हो गया, उससे आप ये बोलोगे क्या आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आदमी क्या कहेगा? निश्चित तौर पे ना ही कहेगा। लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, ये हमारे को प्रयास करना चाहिए था उसके परिवार को एक अच्छी आर्थिक मदद पहुंचाए। सरकार ने तो 25 लाख दे दिए हैं, सरकार ने 25 लाख दिए, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँ, क्या 25 लाख से उस परिवार का पेट पल जाएगा? क्या 25 लाख से अंकिता को इंसाफ मिल जाएगा? ये लड़ाई लंबी चलने वाली थी, इस लड़ाई को जो हमें लंबा चलाना था, जिसके लिए अंकिता के परिवार को मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि हमारे उत्तराखंड वासियों ने उस एक छोटी सी क्लिप को इतना वायरल करवाया। हालांकि उसके बाद अंकिता के पिताजी को स्टेटमेंट देना पड़ा, लेकिन लोगों ने उसको वायरल नहीं किया। लेकिन उस स्टेटमेंट को, कि हमें किसी के बारे में नहीं पता, जो 20 लाख वाला मामला आया था उसे नहीं, उसे बहुत वायरल किया, जिस वजह से हम धनराशि जो 20 लाख के करीब पहुंच सकते थे वो नहीं पहुंच पाए। कुलदीप भाई, जैसे कि आप लगातार, मैं बात करूं अब यहाँ पे राजनीति की, कुछ लोग आप पे डायरेक्ट सवाल करते हैं कि आप एक किसी पार्टी से मतलब डायरेक्ट जुड़े हो, उस विषय में भी एक पार्टी से जुड़े हैं क्या, मतलब थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, आप पत्रकारिता जो आज की डेट में इस देश में चल रही है, वो निश्चित तौर पे पार्टीवाद पत्रकारिता चल रही है। आप देखेंगे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सरकार विरोधी बात करेंगे, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सरकार जो डॉलर में भी फायदे का बताते हैं। गुजरात में पुल गिरता है तो वहाँ पे जो है जनता को दोषी ठहरा देते हैं, बंगाल में गिरता है तो वहाँ पे सरकार को दोषी ठहरा देते हैं, अंकिता के मामले में चुप बैठे रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इन्हीं पे जो है चर्चा करते हैं, इन्हीं पे डिबेट्स करते हैं, लेकिन सच जो है कोई नहीं बोलता। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो अगर आपने मेरी पोस्ट देखी होगी, कोई वीडियो देखी होगी, मैंने अपने ब्लॉक प्रमुख से लेके जो है विधायक से लेके, अगर अच्छा काम किया तो अच्छा काम दिखाया, लेकिन अगर गलत काम किया है तो विरोध निश्चित तौर पे मैंने विरोध किया। रही बात पार्टी की, तो देखिए मैंने अपनी विधानसभा में एक अच्छा विधायक, मेरा अधिकार है एक अच्छा विधायक चुनना, और वही प्रयास मैंने किया कि मैं एक अच्छे विधायक, पढ़े लिखे विधायक को जो मैं वोट दूं और उसको जिताऊं भी। यही प्रयास मैंने अपने क्षेत्र में किया था। कुछ लोगों की मानसिकता है ऐसी कि कोई भी आप काम करें उसको पार्टीवाद से जोड़ा जाए, ताकि जो हमारे असली मुद्दे हैं वो लोगों के ध्यान से भटक जाएं, और जिन मुद्दों के लिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं वो मुद्दे कहीं दूर पीछे छूट जाएं। कुलदीप भाई, बात करो अब यहाँ पे भू कानून की। उत्तराखंड में मतलब काफ़ी लोग भू कानून में, मतलब काफ़ी लोग वहाँ बस रहे, वहाँ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और उत्तराखंड के लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो पलायन पे थोड़ा सा आप कुछ कहेंगे? आप भू कानून की बात कर रहे हैं, जिन नेताओं के वहाँ अवैध रिजॉर्ट बने हैं, आप छापे मरवाइए, मैं कह रहा हूँ हज़ारों रिजॉर्ट जो है नेताओं के मिलेंगे और अवैध मिलेंगे। क्या आपको लगता है वो नेता भू कानून लाएंगे? जिन नेताओं को पहाड़ों को खाली करवाने में खुशी हो रही है, देहरादून में ऐशो आराम मिल रहा है, वो भू कानून लाएंगे? उन्हें खेती बाड़ी से मतलब ही क्या है? वो भू कानून कभी नहीं लाएंगे। भू कानून से किसी को कोई मतलब नहीं है। भू कानून अगर आता भी है तो गांव में अब वो लोग रह गए हैं जिन्हें खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं है, गिने चुने लोग रह गए हैं। वो अपना गुजारा बसरा जैसे तैसे करके, वहाँ जो दिहाड़ी मजदूरी हो रही है उस पर उनकी आजीविका टिकी हुई है, उन्हें भी भू कानून से कोई मतलब नहीं। और अगर भू कानून आता भी है तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि इसका विरोध जो है पहाड़ की ही जनता सबसे पहले करेगी। क्यों? क्योंकि इस भू कानून को जो बनाने वाली समिति है उसने, मुझे लगता है कि अभी तक जो गांव के लोग हैं उनको सही तरीके से जो है इसके बारे में जागरूक नहीं किया गया। सबसे पहले काम था गांव के लोगों को जागरूक करना कि भू कानून आएगा। गांव के लोगों को तो पता ही नहीं है भू कानून क्या होती है, चकबंदी क्या होती है। चकबंदी का मतलब तो उनको होता है कि उनके खेतों में एक चेक लगा देना, तार वार लगा देना, वो उसको चकबंदी समझते हैं। ठीक है, तो जागरूकता सबसे पहले जरूरी थी, जो मैं पिछले 3 साल से लगातार गांव-गांव में जाके कर रहा हूं। अगर ये काम सरकार करती तो आज जनता खुद आके कहती कि हमें भू कानून चाहिए, हमें चकबंदी चाहिए। कुलदीप भाई, आगे की सरकार को शासन करा, लेकिन पुलिस बल का प्रयोग करके आज उसको यहाँ बैठा दिया जाता, आज उसको वहाँ बैठा दिया जाता, तो युवाओं की जो आवाज़ दबाई जा रही है ना, मुझे जो लगता है कि आवाज़ दबी की दबी रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास एक ऐसी सरकार है, एक मजबूत सरकार है, और मजबूत सरकार को उखाड़ फेंकना वाकई में जो है बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं होने वाला। जनता के पास 5 साल का इंतज़ार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप रावत, पहाड़ू कर रहा है, लगातार उत्तराखंड की आवाज़ हमारे दर्शकों को पहुंचाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कुलदीप भाई का। धन्यवाद, धन्यवाद भाई। आप यहाँ पे आए और आपने अपना कीमती समय जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।